हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कौटिल्य क्लासेस द स्कूल ऑफ कोर एकेडमिक्स। तो इसके पहले आप लोगों ने मेरी दो वीडियोस देख चुके होंगे, जिसमें पहली वीडियोस थी इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, या जिसमें मैंने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, जिसमें मैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस और इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स को डिस्कस कर चुका हूं। आज ये क्लास 12 का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी वैद्युत चुंबकत्व। जब हम वैद्युत चुंबकत्व के बारे में बात करते हैं तो यहां पर बेसिकली हमें जो रियल में जो हमें स्टडी करनी है वो चार्ज के बारे में स्टडी करनी है। जब चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं तो चार्ज को भी दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक रेस्ट पोजीशन, एक मोशन पोजीशन। तो उनकी अलग अलग ब्रांचें पढ़ेंगे। जैसे हम अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो ये दो पार्ट में पढ़ेंगे हम, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी इसको कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। जबकि दूसरा पार्ट होता है इलेक्ट्रोडायनामिक, वैद्युत गतिकी, यानी जब आवेश आपका विराम अवस्था में होता है, चार्ज एट रेस्ट, यानी जब आपका आवेश रेस्ट पोजीशन में होता है, यानी विराम अवस्था में होता है, तो उस ब्रांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब आपका चार्ज एट मोशन, यानी जब आपका चार्ज गतिमान अवस्था में होता है, मोशन पोजीशन में होता है, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक। अब जब चार्ज आपका स्टैटिक्स यानी स्थिर अवस्था में होता है, तो यहां हमें पढ़ना होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ना होता है यहां पर हमें, तो चार्ज दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अगर हम पॉजिटिव चार्ज को समझने की बात करें तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। फिर हम इसके डेफिनेशन की बात करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज होता क्या है। तो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सोडियम Na, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। और आप जानते हैं किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी 11 हैं और प्रोटॉन्स भी 11 हैं। और इसका सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है, 2, 8 और 1। और एक चीज और समझिए, किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा समान होती है। मतलब अगर मैं बात करूं, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम होता है, जबकि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम आवेश होता है। दोनों में केवल परिमाण समान होता है, केवल क्या अंतर होता है, इसमें माइनस में होता है और ये प्लस में यानी पॉजिटिव होता है। अब यहां बात करते हैं सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 281 है। और आपको पता होना चाहिए कि ऑक्टल रूल के अकॉर्डिंग अंतिम कक्षा में अष्टक नियम पूरा होना चाहिए। तो या तो ये क्या हो, 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, यह स्थिति हो सकती है। तो इसके लिए पॉसिबिलिटी क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, ये डोनेट कर दे, यानी दान कर दे। क्या ऐसा, एक चीज समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 99 रुपीस है, तो आपके लिए क्या है कि आपको पूरा 100 का नोट करना है, कितने का, 100 का। तो आप 1 रुपए ले सकते हैं, कि आप किसी को 99 दे दोगे, नहीं। या मान लीजिए आपके पास 1 रुपए है, 1 रुपए है, और आपका कोई मुझे 99 रुपीस दे दे तो मेरे पास 100 का नोट हो जाएगा, तो आपको कोई नहीं देगा। अगर हाँ 99 है तो आपको 1 का कोई नोट देके या 1 रुपए देकर आपका 100 का नोट कंप्लीट कर सकता है। तो ऑक्टल रूल के अकॉर्डिंग इसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा, जबकि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जब यह 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो इसमें जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो तो 11 ही रहेगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो कितनी बचेगी, 10। और आपको पता इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या है, माइनस, और प्रोटॉन पे आवेश क्या है, प्लस। मतलब यहां पर 11 माइनस है, 11 प्लस है, टोटल चार्ज 0। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, जब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10, और प्रोटॉन कितने बचे, 11। तो इसमें अधिकता किसकी होगी, प्रोटॉन की। जब अधिकता प्रोटॉन की हुई, इसलिए इस पर आपको पता होना चाहिए कि सोडियम पर +1 आवेश आता है, यानी ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया।
यानी इससे एक चीज समझ में आई कि जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डोनेट कर दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है, तो उत्पन्न कौन सा आवेश आता है, पॉजिटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो कौन सा आवेश होगा, पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश होगा। एक और एग्जांपल समझिए, सपोज दैट कोई परमाणु है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है और 5 ही क्या है, प्रोटॉन्स है। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने बचते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो बचते हैं 4, लेकिन प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 5। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश है, प्रोटॉन पे प्लस आवेश है, तो अधिकता किसकी है, जब प्लस की अधिकता है तो आवेश भी इसमें कौन सा आएगा, प्लस। कौन सा आवेश आएगा, प्लस। तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए, तो इसके लिए भी एक एग्जांपल की बात करते हैं। Cn, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 287 कितना होता है, 287। अब सेम ऑक्टेन रूल के अकॉर्डिंग इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। तो ये क्या करेगा, या तो ये ऑक्टेन यानी अष्टक नियम पूरा करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा या 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसके लिए फायदा किसमें है, 1 इलेक्ट्रॉन लेने में, यानी एड ऑफ करने में, यानी 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ले लेगा। क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, समझिए इसको। अब Cl 17 है तो इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे, 17 होंगे, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। लेकिन जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ले लेगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 18। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसके पास, 18, जबकि प्रोटॉन्स अभी भी कितने रहेंगे, 17। तो इस कंडीशन में अगर आप देखें तो ऋण आवेश कितने हो गए, 18, जबकि धनावेश कितने हैं, 17। तो इसमें क्या होगा, ऋण आवेश की मात्रा अधिक हो गई, इसीलिए Cl पर कौन सा आवेश आता है, माइनस आवेश। मतलब यहां से एक चीज क्या समझ में आई कि यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, किसकी, यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ, नेगेटिव चार्ज। यानी आवेश, कौन सा आवेश, नेगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। इसके लिए भी एक एग्जांपल समझ लीजिए, सेम जैसे मान लीजिए इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 प्रोटॉन्स हैं, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, प्रोटॉन पर धन आवेश है, तो अब इस पर तो कोई चार्ज नहीं होगा। यदि इससे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं से एंटर कर जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो क्या होगा, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, जबकि प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 5। और इलेक्ट्रॉन माइनस है और प्रोटॉन प्लस है, तो इसमें माइनस आवेश कितना हो गया, 6, जबकि प्लस कितना है, 5। तो इस पर कौन सा आवेश आएगा, इस पर आवेश आ जाएगा माइनस यानी नेगेटिव चार्ज। तो यहां से आपको डिस्कस कर रहे थे हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज या ऋण आवेश कहते हैं। अगर हम और आगे बात करें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, किसकी, चार्ज यानी प्रॉपर्टी, यानी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बात कर चुके, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करें, जिसमें मैंने दोनों टाइप्स पढ़े, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी आवेश के गुण, तो आवेश के गुण के बारे में बात करते हैं, समझते हैं क्या क्या गुण होते हैं। तो वैसे इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ गुण, कुछ प्रॉपर्टीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आप साइड में देख सकते हैं। जिसमें से पहले प्रॉपर्टीज है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। पहली प्रॉपर्टीज क्या है, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। यानी अट्रैक्शन मींस क्या होता है, आकर्षण, और रिपल्सन मींस क्या होता है, प्रतिकर्षण। अगर मैं बात करूं अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होता है, जब भी दो समान आवेश यानी या तो पॉजिटिव और पॉजिटिव हो, या दोनों के दोनों क्या हो, निगेटिव और निगेटिव हो, तो इनके बीच में जो बल लगता है यानी फोर्स लगता है, वो कौन सा लगता है, इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगता है। कौन सा लगता है, रिपल्सन फोर्स लगता है। लेकिन जब यदि कैसे विजातीय आवेश, सजातीय मींस समान आवेश, और विजातीय मींस एक पॉजिटिव हो जबकि दूसरा नेगेटिव हो, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है, इनके बीच जो बल लगता है वो लगता है अट्रैक्शन फोर्स।
मतलब क्या कि यदि दोनों प्लस प्लस आवेश होंगे तो भी एक दूसरे प्रतिकर्षण करते हैं, रिपल्स करते हैं, या दोनों के दोनों माइनस होंगे तो भी क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये क्या करें, अट्रैक्ट करेंगे। इसको एक समझते हैं एक एग्जांपल से। किसी भी क्लास में दो होशियार स्टूडेंट कभी मित्र नहीं हो सकते हैं। बोले सर कैसे ऐसा, तो बोले हमारे तो मित्र हैं, मित्र होंगे। कभी भी देखना, कभी भी वो ये नहीं सोचेगा कि मान लीजिए राहुल और मोहन मित्र हैं, तो राहुल कभी ये नहीं सोचेगा मोहन के हमसे ज्यादा नंबर है, और मोहन कभी ये नहीं सोचेगा राहुल के नंबर हमसे ज्यादा है। हमेशा भले कितने भी साथ रहें, लेकिन हमेशा अंदर दिमाग में क्या चलेगा कि इस बार हमारे नंबर राहुल से ज्यादा आना चाहिए, इस बार हमारे नंबर मोहन से ज्यादा आने चाहिए। तो कभी भी प्लस मीन्स होशियार मान लिया मैंने, तो कभी भी दो होशियार लोग मित्र नहीं हो सकते। मतलब क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। माइनस मीन्स समझ सकते हो, डफर टाइप के लोग, ये भी कभी दो मित्र नहीं हो सकते। क्यों? अगर वो कहेगा तो मैं नहीं पढ़ना, बोले तो हमें कौन सा पढ़ना है, बाहर बिद लो, लड़ लो, यही स्थिति होगी। मतलब क्या, दो डफर लोग भी क्या होगा, उनमें भी हमेशा क्या होगी, लड़ाइयां ही होगी। और आप हमेशा देखिए जब भी लड़ाइयां होती हैं तो दो ऐसे लोगों के बीच ही लड़ाइयां होती हैं जो क्या होते हैं, जिन्हें पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं होता है। तीसरा, प्लस और माइनस, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब एक होशियार और एक थोड़ा सा कम पढ़ने वाला। तो क्या होगा, पढ़ने वाला क्या सोचेगा कि इसको हम थोड़ी बहुत अगर हेल्प कर देंगे तो ये क्लास में टॉप तो करेगा नहीं, तो वो थोड़ी बहुत क्या करेगा, इसकी हेल्प कर देगा। और माइनस वाला क्या सोचेगा, मतलब जो थोड़ा सा वीक होगा, वो सोचे अगर हम इसके साथ रह के थोड़ी पढ़ाई कर लेंगे तो शायद हम थोड़े अच्छे नंबर ले आएंगे। तो उनका कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि दोनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव रिपल्सन क्यों करते हैं, और एक पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन क्यों होता है। तो इस एक सिंपल सा एग्जांपल के साथ आप समझ सकते हैं। तो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, तो सेम चार्ज रिपल्सन और विपरीत चार्ज यानी अपोजिट चार्ज इज अट्रैक्शन। नेक्स्ट, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी आवेशों का योज्यता का नियम या आवेशों का योजन। सेकंड, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होती है उनकी बीजगणितीय योग के बराबर होती है। क्या कहा मैंने, किसी पदार्थ पर आवेश का कुल मान उस पदार्थ के सभी अणुओं पर या सभी बिंदुओं पर उपस्थित आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक ये वस्तु है, इस वस्तु में कुछ पॉइंट्स पर अलग अलग आवेश है। यहां पर मान लीजिए प्लस Q1 आवेश है, यहां माइनस Q2 आवेश है, यहां प्लस Q3 आवेश है, यहां प्लस Q4 आवेश है, यहां पर माइनस Q5 आवेश है। अगर मैं कहूं इस वस्तु का मैंने नाम दे दिया A, कि इस वस्तु पर कुल आवेश कितना है, टोटल चार्ज कितना है Q, तो मैंने क्या कहा, बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग में बोले तो Q1 प्लस Q2 का मान किस समय नेगेटिव है तो इसको लिखेंगे माइनस Q2, Q3 प्लस है तो प्लस का Q3, Q4 प्लस का Q4, जबकि माइनस का Q5। कितना, Q5। यानी इस प्रकार से जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव लिखेंगे, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव होंगे। इस प्रकार ऐड करके यानी बीजगणितीय योग से उसका टोटल चार्ज यानी कुल चार्ज निकालते हैं, जिसे कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का संरक्षण का नियम। समझते हैं आवेश का संरक्षण का नियम क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो पहले इसको समझिए फिर इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अपन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश के संरक्षण का नियम क्या होता है। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। सर ठीक है, लेकिन सर इसमें एक प्रैक्टिकल होता है या एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें किसी हम कांच की रॉड को रेशम से रगड़ते हैं तो उस कांच की रॉड पर पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश उत्पन्न हो जाता है। यानी जब हम किसी एक कांच की रॉड को यदि सिल्क यानी रेशम से रगड़ते हैं तो क्या होता है, इस कांच की रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बात सही है, आ जाता है। तो सर कहोगे अभी आपने कहा कि सर आवेश ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, सर ये तो उत्पन्न हो गया। उत्पन्न नहीं हुआ है, वास्तव में क्या होता है जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं आपस में तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहां, सिल्क पर चले जाते हैं, इसलिए कांच की छड़ पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी।
और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन की कमी आती तो होती है तो कौन सा आवेश आता है? प्लस आवेश। तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं? सिल्क पर। इसलिए क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इसलिए इस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। जबकि सिल्क पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इसलिए इस पर इलेक्ट्रॉन की यानी माइनस आवेश की अधिकता हो जाती है, इसलिए सिल्क पर ऋण आवेश आ जाता है। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं यहीं पर, पीछे मुझे बताना था कि सर ठीक है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश का स्थानांतरित होता है, यानी या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो आवेश आएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो आवेश आएगा। क्या सर ऐसा नहीं हो सकता कि सर प्रोटॉन का स्थानांतरण करा के हम आवेश उत्पन्न कर दें? आपके दिमाग में क्वेश्चन बिल्कुल आएगा होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, प्रोटॉन पर भी आवेश है, तो क्या सर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करा के हम धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न करा रहे हैं? क्या सर प्रोटॉन का स्थानांतरण करा के हम क्या ऋणावेश धनावेश उत्पन्न नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे। समझना, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कहां होते हैं? न्यूक्लियस यानी नाभिक में होते हैं, और किसी भी नाभिक से प्रोटॉन को निकालना या उसमें ऐड करना आसान नहीं है, या यूं कह लें संभव नहीं है। संभव तो कह सकते हैं, क्योंकि फिर उसका क्या होता है? विखंडन हो जाता है। क्या हो जाता है? विखंडन हो जाता है, या जब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो प्रोसेस या प्रक्रिया आसान नहीं है। इसलिए प्रोटॉन को किसी परमाणु से निकालना या उसमें जोड़ना आसान नहीं होता। कि देखो आपको पता होना चाहिए, देखो ये न्यूक्लियस नाभिक है जहां प्रोटॉन है, मान लीजिए इसके बाहर क्या है? कक्षाएं हैं। अब मान लीजिए कोई हम प्रोटॉन प्लस को लेके जा रहे हैं, तो इसके अंदर ले जाने के लिए बहुत सारे प्रबल नाभिकीय बल लगते हैं, जिनके कारण इसको अंदर ले जाना आसान नहीं होता है और ना ही अंदर से निकालन आना आसान होता है। इसलिए आवेश का वाहन यानी आवेश का चालन केवल इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। तो इसलिए इस पर कौन सा आवेश आया? माइनस आवेश आया, और इस पर कौन सा आया? प्लस आवेश आया। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल उदासीन है, क्योंकि जितना इस पर प्लस आवेश होगा उतना इस पर माइनस आवेश होगा। मतलब ये कि किसी दिन अगर आपने 100 रुपए कहीं से कमाया और 100 रुपए आपने खर्च कर दिए तो टोटल क्या? जीरो। वही चीज अगर जितना इस पर धन आया उतना इस पर ऋण, टोटल क्या? जीरो। संरक्षित। तो फिर से समझिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का संरक्षण का नियम, यानी आवेश को ना तो उत्पन्न किया सकता है ना ही नष्ट किया सकता है, इसे केवल एक रूप से एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है, जिसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम आगे बात करते हैं फंडामेंटल चार्ज। मैं बात करता हूं किसकी? फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज बोले तो मूल आवेश। सर ये मूल आवेश क्या होता है? तो समझिए इसको, यानी आवेश के न्यूनतम मान को मूल आवेश कहते हैं, या किसी पदार्थ पर, किसी ऑब्जेक्ट पर आवेश की न्यूनतम मात्रा। क्या कहा मैंने? किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। और जब मूल आवेश कितना होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। किसी पदार्थ पर आवेश की न्यूनतम मान को मूल आवेश कहते हैं, या ऐसा कैसे है कि आवेश का वह न्यूनतम मान जिसको विभाजित नहीं किया सकता है, इसे हम कहते हैं मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल आवेश। 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये कूलाम क्या होता है? आवेश का मात्रक। इसका एक मात्रक और होता है, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, अब आगे पढ़ेंगे आप, Q = I × T। और I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और समय का क्या होता है? सेकंड। तो एम्पियर सेकंड भी इसका मात्रक होता है, और एक मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। तो फंडामेंटल चार्ज क्या है? मूल आवेश, यानी आवेश का वह न्यूनतम मान जिसको विभाजित नहीं किया सकता है, या किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश के न्यूनतम मान को मूल आवेश कहते हैं। और इसे हम किससे? Q से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? Q से। Q लिखते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? पूरा लिखे तो कूलाम। अभी मैं बताऊंगा कूलाम कौन थे। कूलाम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आगे एक नियम भी दिया था, जिसको कूलाम बल भी पढ़ते हैं अपन, कूलाम का नियम भी पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ेंगे अपन आगे। तो ये क्या है? फंडामेंटल चार्ज या मूल आवेश। नेक्स्ट है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का क्वांटीकरण। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश का मान
इसके मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या कहा मैंने? किसी भी वस्तु पर आवेश का मान मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी Q इक्वल टू N इंटू ई। यानी किसी भी वस्तु पर जो आवेश का मान होगा वो कितना होगा? या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, या 4 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी क्या होगा? जहां पर ई क्या है? फंडामेंटल चार्ज। क्या? फंडामेंटल चार्ज। जहां पर एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं इसको, नेचुरल नंबर। यानी जैसे समझिए किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होगा, तो अभी आपको मैंने समझाया कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कब उत्पन्न होता है? या तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण या इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण। तो या तो किसी पदार्थ में से या तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कभी ऐसा हो सकता कि 1.5 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 1.25 इलेक्ट्रॉन आ जाए। मतलब या तो क्या होगा? n बराबर 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा। ऐसा नहीं हो सकता 4.5, 1.2, 1.3 ये वैल्यू नहीं हो सकती है। जैसे अगर मैं कहूं कि चलो इस क्लास से 3.5 लोग बाहर जाओ, जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। मैं कहूं चलो 2.5 लोग बाहर जाओ, नहीं। क्यों? या तो 1 आ सकते हो, या 2 आ सकते हो, या 1 जा सकते हो, या 2 जा सकते हो। तो यहां पर क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी किसी भी वस्तु पर एक। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस पर ये Q बराबर N इंटू ई, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। जैसे पूछा जाता है कि किसी वस्तु पर 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है या 4 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो उस पर कौन सा आवेश होगा? तो यहां पर कौन सा आवेश होगा या इसकी प्रकृति क्या होगी? तो प्रकृति तो इस चीज से पता चलती है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या होगा? प्रकृति धनात्मक होगी या पॉजिटिव होगी। इलेक्ट्रॉन की अधिकता है मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिक है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता पर मैंने क्या बताया था? नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस प्रकार जैसे मान लीजिए कहा गया आपसे कि किसी वस्तु पर, क्या कहा? किसी वस्तु पर कितने? n बराबर मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन, यानी किसी वस्तु पर 3 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो उस पर कितना आवेश होगा? तो फॉर्मूला यही लगेगा Q बराबर N इंटू ई, जहां पर E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। Q इक्वल टू N का मान 3, E का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 3 जा 4.8 आएगा। 1.6 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब चूंकि यहां मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन की क्या है, अगर मैंने ये कहा क्या है? कमी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी का कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो लिखोगे आप यहां धनात्मक प्लस। और अगर मैंने यहां कह दिया अधिकता, अधिकता यानी इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता है, तो फिर यही चार्ज किस में हो जाएगा? आपका माइनस में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता है। तो इस पूरे क्लास में हमने चार्ज को पहले डिटेल से पढ़ा है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, यानी इस क्लास में ये पढ़ा है कि जब भी 2 चार्ज पास पास आते हैं तो उनमें या तो आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है, या तो अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है। इसके बाद इसके आगे कूलाम्स ने बताया कि इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स लगता तो है, लेकिन कितना, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम कूलाम्स लॉ को पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ पढ़ेंगे। इसके आगे और भी कुछ टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।